नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज नागर। आज अपन बात करते हैं पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, किंतु पुराने क्वेश्चन या पुराने डाउट जो बचे हुए थे पहले उनको सोल्व करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पुराने प्रश्नों में दोस्तों 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन किसी बालक द्वारा पूछे गए थे और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में छोड़ा था। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो बालक द्वारा पूछा गया था कि सर जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की रोड डाल दी जाती है तो क्या होता है। तो ये 10th क्लास का सबसे फेमस क्वेश्चन है और इसका चित्र और इसका प्रश्न बहुत सी बार पेपरों में आया हुआ है और आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वसा या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को पैकबंद डिब्बों में क्यों रखा जाता है। और तीसरा प्रश्न जो मैंने पूछा था दोस्तों वो पूछा था कि 17Cl35 और 17Cl35.5 दोनों में से सही कौन सा है। तो वैसे तो दोनों के दोनों ही सही है, किंतु ये ज्यादा सही है क्योंकि आपको आवर्त सारणी में यही देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 18 आती है, प्रोटॉन की संख्या 17 आती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 18.5 आती है और इसमें प्रोटॉन की संख्या उसी की भांति 17 आती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोनों में 17 आएगी। इनको निकालने का तरीका इसके पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं, किंतु मेरा प्रश्न ये था कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी की भी संख्या दशमलव अर्थात भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तो इसमें भिन्नात्मक आंसर कैसे आ गया। या तो यह प्रश्न गलत है या फिर यह उदाहरण गलत है, किंतु यह उदाहरण भी सही है और उदाहरण को करने का तरीका भी सही है। तो फिर दोस्तों गलती कहां हो रही है। तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो सूत्र हम पढ़ चुके हैं वह सूत्र इस प्रश्न में लागू नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र है दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और यह प्रश्न इस सूत्र में लागू नहीं होता है। उसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यह 35.5 द्रव्यमान संख्या नहीं है। द्रव्यमान संख्या है 35। द्रव्यमान संख्या कभी भी दशमलव में अर्थात भिन्नात्मक प्राप्त नहीं होती है, और यदि भिन्नात्मक है तो उसे द्रव्यमान संख्या नहीं बोल करके उसे बोलते हैं परमाणु भार। तो जब यह द्रव्यमान संख्या ही नहीं है तो द्रव्यमान संख्या वाला फॉर्मूला इस स्थान पर काम नहीं करेगा, और अगर आप जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो असंभव आंसर आपको प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों पूछे गए सवालों की। पहला सवाल है दोस्तों कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की रोड डालते हैं तो क्या होता है। तो देखो कॉपर सल्फेट के विलयन का सूत्र होता है दोस्तों CuSO4, और कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही अपन आयरन डालते हैं तो आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को यहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर आके बैठ जाता है। तो इससे निर्माण हो जाता है दोस्तों FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाता है। कौन सी धातु किसको विस्थापित करती है दोस्तों, इसको एक श्रेणी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयरन की क्रियाशीलता अधिक होती है और कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। तो वहां पर जमा करके आंसर इस प्रकार लिखा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आयरन की रोड या आयरन की कीलें डाली जाती हैं तो आयरन कॉपर को वहां से विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, जिससे विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को पैकबंद डिब्बों में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों ऑयली युक्त जितनी भी चीजें हैं उसे वसा या फैट के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही वसा हवा के अर्थात वायु के संपर्क में आती है तो इसका क्या होने लग जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण।
इसका क्या होने लग जाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के कारण ऑक्साइडों का निर्माण होता है, और ऑक्साइडों का निर्माण होने से उस पदार्थ का रंग, उस पदार्थ का स्वाद दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों को, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए उसे ऐसे पदार्थ में या ऐसे डिब्बे में आपको पैक करना पड़ेगा जो वायुरोधी हो, अर्थात जो वायु के संपर्क में न आने दे। इसे अपन हाडोती भाषा में बोलते हैं तेल छड़ना, खराब होना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों प्रश्नों के आंसर आपको मिल चुके होंगे। पिछले वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं वह हमारे किस प्रकार उपयोग में आती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से हमारी कुल 6 परिभाषाएं निकल करके आती हैं। और वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक, दूसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों संभारिक, और तीसरे नंबर पे नाम आता है समन्यूट्रॉनिक। पहले नंबर पे नाम आता है समस्थानिक, दूसरे नंबर पे नाम आता है संभारिक, और तीसरे नंबर पे नाम आता है समन्यूट्रॉनिक। अभी 3 और आएगी दोस्तों। कुल 6 परिभाषाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इन तीनों को अंग्रेजी में एक स्पेशल नामों से जाना जाता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय में ये हिंदी में कम और इंग्लिश वाले वर्ड में ज्यादा पूछी जाती है। तो समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप, संभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों आइसोबार, और समन्यूट्रॉनिक को बोलते हैं दोस्तों आइसोटोन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि एन की जगह पर यदि पी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, समस्थानिक। तो आइसोटोप तो समस्थानिक है और आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक है। इसे आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं, किंतु आइसोन्यूट्रॉनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए इनकी परिभाषा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और इसमें किस प्रकार उदाहरणों को लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम आगे बात करते हैं तो तीनों शब्दों को हिंदी के संधि में संधि विच्छेद के रूप में प्राप्त करेंगे, और यदि इनका संधि विच्छेद करें तो वो किस प्रकार होगा, तो वो हो जाएगा सम प्लस भारिक, सम प्लस स्थानिक। इसका हो जाएगा सम प्लस भारिक, और इसका हो जाएगा सम प्लस न्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक का हो जाएगा सम प्लस स्थानिक, संभारिक का हो जाएगा सम प्लस भारिक, और सम न्यूट्रॉनिक का हो जाएगा सम प्लस न्यूट्रॉनिक। सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, सम का अर्थ होता है समान। यहां भी सम का अर्थ हो जाएगा समान, यहां भी सम का अर्थ हो जाएगा समान। आगे जो लिखेंगे उसमें भी सम का अर्थ क्या होगा दोस्तों, समान। अब दोस्तों यहां पर बात आती है स्थान की। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते समय पहले ही उदाहरण में मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 1। और ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा स्थान है जो जिंदगी में कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात वह स्थान जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता उसे किस नाम से प्रदर्शित किया गया है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर भी स्थान का शब्दार्थी अर्थ क्या होगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों समान तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक। और जब भी परमाणु क्रमांक का नाम आता है दूसरी संख्या हमेशा साथ में आती है, और वो आती है द्रव्यमान संख्या। दोस्तों यहां पर भी द्रव्यमान संख्या आई है, परमाणु भाग नहीं आया है, इसीलिए 35.5 का नाम यहां पर भी नहीं लिया जाएगा। किंतु एक चीज समान है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो और जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, ऐसे उदाहरणों को, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, समस्थानिक।
फिर वापस सम का मतलब हो गया समान, और भार का मतलब होता है वजन, और वजन को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो यहां पर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों समान तो क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या, और अगर एक चीज समान हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न। तो यहां पर दोस्तों अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो ऐसे उदाहरण या ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान हो किंतु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, संभारिक बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों समन्यूट्रॉनिक की। समन्यूट्रॉनिक में कोई भिन्न भिन्न समान का लफड़ा नहीं है, इसमें एक सीधा सा शब्द आएगा, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, अर्थात इसमें समान हो पर किसकी संख्या, तो दोस्तों समान हो न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे उदाहरणों को क्या बोलेंगे अपन, समन्यूट्रॉनिक। तो आइसोटोप तो हो गया दोस्तों समस्थानिक, आइसोबार हो गया संभारिक, और आइसोटोन हो गया समन्यूट्रॉनिक। जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं, संभारिक। और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के हिसाब से, और वो कौन से उदाहरण है दोस्तों, तो 1H1, 1H2 और 1H3। पहला ही उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे तो इसके सारे ही उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं किंतु इसका पहला ही उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट होने का कारण पूरी आवर्त सारणी के सारे टॉपिकों में यह एकमात्र टॉपिक का एकमात्र उदाहरण जिसके स्वयं के अलग अलग नाम हैं, और वो कौन कौन से नाम हैं, तो 1H1 को बोलते हैं दोस्तों प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलते हैं दोस्तों टिट्रियम। तो 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलते हैं टिट्रियम। कोई इसे टाइट्रियम भी कहता है तो कोई इसे टिट्रियम भी कहते हैं। दोस्तों टाइट्रियम शब्द अलग है और टाइटेनियम शब्द अलग है। तो टाइटेनियम तो आवर्त सारणी का एक तत्व है, जबकि टाइट्रियम या टिट्रियम एक समस्थानिक का उदाहरण है जो हाइड्रोजन का है। इसको प्रोटियम को P से भी प्रदर्शित किया जाता है, ड्यूटेरियम को D से भी प्रदर्शित किया जाता है, और टाइट्रियम या टिट्रियम को T से भी प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ P के ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ D के ऊपर 2 आ जाएगा, और यहाँ T के ऊपर 3 आ जाएगा दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा 6C12, 6C13 और 6C14। तीसरा उदाहरण अगर अपन बात करें तो दोस्तों 7N14, 7N15। और बात करें दोस्तों तो 17Cl35, और यहां पर दोस्तों 17Cl35.5 नहीं आएगा, यहां पर 37 आएगा। 35.5 कब आता है, जब बात परमाणु भार की हो। जब ऊपर ही परिभाषा में द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार नहीं है, तो यहां पर 35.5 भी नहीं आएगा। एक बाण में यूरेनियम 233, एक बाण में यूरेनियम 237। लिखने में तो दोस्तों अपन बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, और आपको मैं आगे जाकर के जानकारी देता रहूंगा इन उदाहरणों के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों संभारिक के उदाहरणों में। तो संभारिक में पहला उदाहरण आता है दोस्तों 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। यहां आ जाएगा दोस्तों 7N14 और 6C14। ये रहा दोस्तों दोनों। आगे आ जाएगा दोस्तों 7N15 और 8O15।
8O15 और 8O16 ये भी समस्थानिक का उदाहरण है, जो आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं। आगे चले दोस्तों, तो 11Na23 और 11Na23 और 11Na24 ये दोनों तो आ जाएंगे दोस्तों समस्थानिक में, और 11Na24 और 12Mg24 ये आ जाएंगे दोस्तों समबालिक में। तीसरे नंबर पे नाम आएगा दोस्तों समन्यूट्रॉनिक का। अब दोस्तों समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण लिखने के लिए हमारे को न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का तरीका आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप दोनों तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको सूत्र के माध्यम से भी बता रखा है और मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रखा है। किंतु यहाँ पर दोस्तों यदि हमारे को समय की बचत करनी हो तो हम बिना सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट इसको ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं दोस्तों 2He4 और 1H3। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको तरीका बता रखा है। यदि आप भूल गए हैं तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और यदि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या है दोस्तों 4 और 4 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा 2। ऊपर वाली संख्या है 3 और 3 माइनस 1 किया तो आ जाएगा दोस्तों 2। न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, समन्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो 8O16 और 6C14। देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सबसे सीधा तरीका ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है तो यह आ जाएगा 8, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, समन्यूट्रॉनिक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको तीनों परिभाषाएं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां पर अगर आप जानकारी के तौर पर थोड़ा और एक्स्ट्रा बोलना चाहें तो वो क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, समान। द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉन की संख्या भी समान होगी। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। क्लियर है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं 3 परिभाषाओं की। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बाद में चौथी परिभाषा जो अपने आएगी वो आएगी दोस्तों समिलेक्ट्रॉनिक की। देखिए दोस्तों चौथी परिभाषा आती है अपने सम इलेक्ट्रॉनिक। पांचवी परिभाषा आती है दोस्तों आइसो डायल्फर, और छठी परिभाषा आती है दोस्तों आइसो एस्टर। 3 परिभाषाएं दोस्तों अपन पहले लिख चुके हैं, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। बाकी की 3 परिभाषाएं ये है दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायल्फर और आइसो एस्टर। सम को हम हमेशा क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसो। तो अगर अपन इसको भी इंग्लिश के रूप में बोलना चाहें तो इसकी कोई सामान्य सी इंग्लिश में कोई अलग से प्रश्न इसका नहीं आता है, क्योंकि इसे इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं और ये ऑलरेडी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। सम का मतलब होता है दोस्तों वापस समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, अर्थात जिसमें समान हो पर वह समान क्या हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें वापस पहले जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका भी मैंने आपको सूत्र के माध्यम से और डायरेक्ट दोनों रूप में बता रखा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो ऐसे उदाहरणों को क्या बोलेंगे दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए उदाहरण बोलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। 8O16, तो मैं डायरेक्ट O-2 लिखता हूं, F- और Ne नियॉन। तो मैं आपके सामने दोस्तों 3 उदाहरण लिखे हैं, O-2, F-
और Ne मतलब नियोन। अब मैंने इनके परमाणु क्रमांक यहाँ से हटा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको 30 तक परमाणु क्रमांक डायरेक्ट याद होने चाहिए। आगे जब अपन आवर्त सारणी की बात करेंगे तो मैं आपको परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका भी सिखाऊंगा, किंतु यहाँ पर परमाणु क्रमांक याद करते हुए प्रश्न को सोल्व करते चलते हैं। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको प्रोटॉन की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक है 8, इसका परमाणु क्रमांक है 9 और इसका परमाणु क्रमांक है 10। फिर मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों कि परमाणु क्रमांक लिखने के बाद में जो आवेश है उसको उल्टा कर देना है। तो -2 का उल्टा +2, और 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। माइनस का मतलब -1 और -1 का उल्टा +1 और 9 + 1 10। और यहां पर दोस्तों कोई आवेश नहीं है तो इसी संख्या को वापस उतार देंगे, और यही किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, अतः यह क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, मैग्नीशियम +2, सोडियम एल्यूमिनियम +3। एक दोस्तों नेगेटिव वाला ले लिया तो एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 12, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। +2 का उल्टा -2, +1 का उल्टा -1 और +3 का उल्टा -3। तो 12 - 2 हो जाएगा दोस्तों 10, 11 - 1 हो जाएगा दोस्तों 10 और 13 - 3 हो जाएगा 10। तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, अतः ये किसके उदाहरण है, सम इलेक्ट्रॉनिक की। किंतु दोस्तों यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर अपन और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और इसमें केवल तत्व नहीं आकर के आयन और सूत्र भी आते हैं दोस्तों। बाकियों में पहले वालों में सूत्र नहीं आए थे, किंतु इसमें सूत्र आते हैं। सूत्र के तौर पर अगर अपन बात करें दोस्तों तो हो जाएगा NH3 NH4+ और H2O। तो दोस्तों इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी प्रकार से ज्ञात की जाती है जिस प्रकार से अपन ऊपर ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 7, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 7 + 3 10। चूंकि कोई आवेश नहीं है इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 7, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4। किंतु मैंने आपको एक तरीका सिखाया है कि लिखने के बाद में हमेशा आवेश को उल्टा करना है। तो +1 का उल्टा हो जाएगा दोस्तों -1, तो ये भी कितना आ जाएगा 10। 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा दोस्तों 8, और 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। आगे परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, आइसोडायाफर। आइसोडायाफर में भी समान होता है, क्योंकि दोस्तों नाम में ही आइसो आ गया तो समान शब्द तो आएगा ही आएगा। किंतु सर इसमें किसकी संख्या समान होती है, क्योंकि पहले की 4 परिभाषाओं में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि संख्या समान किसकी है, किंतु यहाँ पर हमारे को नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या समान है, किंतु यहाँ पर किसी एक तत्व की या एक कण की संख्या समान नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या समान है। तो ऐसे उदाहरण, ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर, ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है, ऐसे उदाहरणों को या ऐसे तत्वों को आइसोडायाफर कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं, तो हो जाएगा दोस्तों 1H3 और 6C13। ये उदाहरण आप पहले ही समस्थानिक में लिख चुके हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को माइनस करना है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 13 - 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 7,
फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन की संख्या भी हमारे को चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु क्रमांक 6। अब हमारे को न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना है दोस्तों, तो 2 माइनस 1 तो कितना बच जाएगा 1, 7 माइनस 6 तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों 1। तो दोनों में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करने पर समान संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं आइसोडायाफर। दूसरा उदाहरण अगर आप लेना चाहें दोस्तों तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, और एक एग्जांपल आप क्या लेंगे तो 12 7n15 और 11n823। अलग उदाहरण लिखने के लिए दोस्तों चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो इसमें पहले आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या या ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो 15 माइनस 7 ये बच जाएगा दोस्तों 8 और 23 माइनस 11 ये बच जाएगा दोस्तों 12। प्रोटॉन की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो इसमें प्रोटॉन है 7 और इसमें प्रोटॉन है 11। अब आपको करना है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है दोस्तों 8, प्रोटॉन है 7 और 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। न्यूट्रॉन है 12 और प्रोटॉन है 11 तो ये हो जाएगा दोस्तों 1। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या सेम है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं आइसोडायाफर। और लास्ट परिभाषा है दोस्तों आइसोएस्टर। आइसो शब्द आ गया दोस्तों, तो यहां पर भी शब्द क्या आएगा दोस्तों समान, लेकिन समान तो है पर किसकी संख्या। तो यहां पर दोस्तों आइसोएस्टर की परिभाषा कुछ कुछ समस्थन इलेक्ट्रॉनिक की तरह मिलती है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि यहां पर समान है इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या। केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही समान हो तो आप उसे क्या कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ परमाणुओं की संख्या भी समान हो तो आप उसे क्या कहेंगे आइसोएस्टर। आप परमाणु को अपनी भाषा में समझने के लिए तत्व बोल सकते हैं। उदाहरण से आपको कंप्लीट रूप से समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं NH3O+। दो ही उदाहरण आएंगे दोस्तों इसके अंदर। देखो आप चाहें कि सर हम H2O भी लिख सकते हैं क्या, तो देखो दोस्तों दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको सेम करनी है और तत्वों की मतलब परमाणुओं की संख्या भी आपको सेम करनी है। तो आपको सोच सोच करके उदाहरण लिखने पड़ेंगे। यदि मैं तत्वों की संख्या की बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो मुझे निकालनी पड़ेगी, किंतु तत्व मेरे को केवल गिनने हैं। तो 3 तो इसमें है और 1 इसमें है, टोटल 4। 3 इसमें है और 1 इसमें है, टोटल 4। तो दोनों में संख्या 4 है किंतु इसमें संख्या केवल 3 है। तो ये यही गलत हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम H2O को यहाँ नहीं लिख सकते। तो फिर दोस्तों देखिए इसमें चेक करते हैं। तो परमाणुओं की संख्या तो हम पहले से ही बोल चुके हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या है 4 और इसमें परमाणुओं की भी संख्या है 4। किंतु केवल परमाणुओं की संख्या सेम करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी संख्या भी सेम करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम उसी प्रकार से निकालेंगे दोस्तों जैसा कि हम इधर निकाले हुए हैं, और हम इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी निकाल चुके हैं। NH3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10। तो आप यहाँ डायरेक्ट कितनी लिख सकते हैं 10। हाइड्रोजन में है 3 और ऑक्सीजन में है 8, तो 8 और 3 11, किंतु आवेश है +1 तो +1 का उल्टा -1, तो ये भी हो जाएगा 10। तो परमाणुओं की संख्या भी सेम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं आइसोएस्टर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक उदाहरण और देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। एक तो हो जाएगा दोस्तों O3, इसे हम ओजोन बोलते हैं, और एक हो जाएगा NO2-, इसे हम नाइट्राइड बोलते हैं। इसमें दोस्तों परमाणुओं की संख्या की अगर अपन बात करें तो परमाणु केवल कितने हैं 3,
तो इसमें भी परमाणु कितने हैं दोस्तों? 3। और हम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो 3 ऑक्सीजन में हो जाएंगे दोस्तों 24। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 और एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16, तो 16 और 7 23, -1 का उल्टा +1 और ये भी कितना हो जाएगा? 24। तो परमाणुओं की संख्या भी सेम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? आइसोएस्टर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पूरी 6 की 6 परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। इसी नॉलेज को अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें दोस्तों तो समझदारी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग सबसे ज्यादा होता है बाकियों की तुलना में। उदाहरण के तौर पर हम दोस्तों बात करें तो हमने पहला उदाहरण बोला था 1H1, 1H2 और 1H3। 1H2 और 1H3 जिसे अपन ड्यूटेरियम और टाइटेरियम भी बोलते हैं, इसका उपयोग वर्तमान समय में सूर्य हमारे को ऊर्जा देने के रूप में कर रहा है। सूर्य इन दोनों का उपयोग करता है, इन दोनों में आपस में अभिक्रिया होती है जिसे संलयन अभिक्रिया बोलते हैं, और इससे हीलियम का निर्माण होता है और इससे निकलने वाली ऊर्जा को ही हम प्रकाश के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हीं उदाहरणों में दोस्तों आपने एक और लिखा था कार्बन 14, 6C14। 6C14 का उपयोग कार्बन डेटिंग पद्धति में किया जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति से मतलब है दोस्तों कि जमीन से निकलने वाले किसी भी जीवाश्म की अर्थात पुरानी चीज की आयु का पता लगाने के लिए हम C14 का प्रयोग करते हैं। किंतु दोस्तों जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए C14 का प्रयोग करते हैं, जबकि चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की आयु अलग प्रकार से ज्ञात की जाती है और जीवाश्मों की आयु अलग प्रकार से ज्ञात की जाती है। उसी उदाहरणों में दोस्तों हमने एक सोडियम का भी नाम लिखा था। सोडियम का प्रयोग हम दैनिक जीवन में बीपी चेक करने में करते हैं दोस्तों। और उदाहरणों की अगर अपन बात करें तो दोस्तों एक और उदाहरण आता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का उपयोग हम कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं। कोबाल्ट भी 2 प्रकार से काम में आता है दोस्तों। कोबाल्ट विटामिन की जांच करने में भी काम आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 6 की 6 परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। आगे अपन जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ करके जाते हैं, तो आज आपके लिए फिर एक प्रश्न छोड़ करके जाएंगे, और वह प्रश्न है दोस्तों कि हम हार्डोती भाषा में बोले तो किसी भी सूत्र को जब हम लिखते हैं तो आवर्त सारणी के तत्व का प्रयोग करते हैं। बिना तत्व का नाम लिखे सूत्र नहीं लिखा जा सकता। बिना तत्व का नाम लिखे सूत्र नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 4 सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, और 3 सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। किसी भी सूत्र को, जैसे H2O को हम पानी कहते हैं, तो इसको बनाने के लिए H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता है। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, NH4+ को अमोनियम बोलते हैं। इसको बनाने के लिए N मतलब नाइट्रोजन और H मतलब हाइड्रोजन की आवश्यकता है। NO2- को हम नाइट्राइट बोलते हैं, जबकि NO3- को हम नाइट्रेट बोलते हैं। इसको बनाने के लिए N4 नाइट्रोजन और O4 ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये सब आपको परमाणु आवर्त सारणी के अंदर एक स्थान पर बैठे हुए मिलेंगे। किंतु हम एक सूत्र पढ़ते हैं जिसे भारी पानी बोलते हैं, हेवी वाटर, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O। यदि यह एक सूत्र है तो यह भी किससे मिलकर के बना होगा दोस्तों? एक तत्व से। O4 तो ऑक्सीजन होता है जो आवर्त सारणी में 8वें नंबर पे आता है, लेकिन D नाम का पूरी आवर्त सारणी में कोई तत्व नहीं है। और यदि D नाम का आवर्त सारणी में कोई तत्व नहीं है तो फिर ये सूत्र का निर्माण किस प्रकार हो गया? तो मेरे इस सवाल का जवाब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये D2O सूत्र, भारी पानी का सूत्र किस प्रकार आया, क्योंकि सूत्र प्रचलित है, काम में लेते हैं, नाभिकीय भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आता है, तो सूत्र तो सही है। तो फिर D अगर तत्व नहीं है और यदि आप आवर्त सारणी में ढूंढेंगे तो आपको D नाम का कोई तत्व प्राप्त नहीं होगा। तो फिर यह सूत्र का निर्माण किस प्रकार होगा? तो जल्दी से सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।